नमस्कार। आज का टॉपिक है आपका बीआरएस के बारे में बात करेंगे यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपका जो ये क्लासेस चल रही है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग चल रही है, जिसमें आपका जो ये बैच चलाया जा रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको डेली क्लासें यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और साथ में आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको जो भी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सके और वीडियो है वो भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको तुरंत उपलब्ध करवाई जा सके। यानी वीडियो आपको टेलीग्राम से मिलेंगे, साथ में यूट्यूब चैनल से मिलेंगे और आपकी जो क्लासें है वो डेली चलती रहेगी। तो आज का टॉपिक बीआरएस के बारे में बात करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण के बारे में बात करेंगे। तो आपकी फ्रेंड्स ये क्लासेस बाई लैंग्वेज रहेगी यानी हिंदी में रहेगी, साथ में इंग्लिश में रहेगी। ठीक है, तो आज से आपकी हिंदी इंग्लिश में क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो पहले इसकी मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। यानी सामान्यतः प्रत्येक व्यापारी बैंक में अपना चालू खाता रखता है। यानी जो भी व्यापारी होते हैं वो व्यापार के रिगार्डिंग जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, क्रय होता है या इसके अलावा सेल्स होता है, वट जो भी कार्य किए जाते हैं बैंक के माध्यम से किए जाते हैं, तो व्यापारी द्वारा बैंक में एक चालू खाता एंड करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए मर्चेंट मेंटेन्स कैश बुक टू रिकॉर्ड हिज बैंक ट्रांजेक्शन। यानी व्यापारी द्वारा व्यवहारों का अपनी पुस्तकों में लेखा करने के लिए रोकड़ बही रखता है। नेक्स्ट है व्यापारी द्वारा बैंक में राशि जमा करवाने पर वह रोकड़ बही के बैंक खाने में डेबिट लिख देता है। जैसे कोई व्यापारी होता है बैंक में राशि जमा करवाता है तो जो अपनी कैश बुक उसके पास में रहती है, यानी व्यापारी के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं नगद में वो कैश बुक के माध्यम से किए जाते हैं और बैंक द्वारा जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है उसकी प्रतिलिपि के रूप में एक पासबुक दी जाती है। तो जैसे ही वो पैसा जमा करवाएगा तो रोकड़ बही के बैंक खाने में उसको डेबिट कर देंगे और बैंक से अगर राशि विड्रॉल करेगा तो बैंक खाते को इसके विपरीत यानी क्रेडिट में उसका लेखा कर दिया जाता है। यानी व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक रिकॉर्ड्स ए क्रेडिट इन द अकाउंट। नेक्स्ट आपका द फॉलोइंग प्रोसीडर्स आर फॉलोड बाय द बैंक। यानी बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो फर्स्ट इसमें ये बात करते हैं कि बीआरएस क्यों बनाया जाता है। बीआरएस बनाने का मुख्य मोटिव ये होता है कि व्यापारी द्वारा एक केसबुक के माध्यम से अपना लेखांकन का कार्य किया जाता है और बैंक द्वारा जो व्यापारी का चालू खाता होता है उसके रिगार्डिंग एक पासबुक की प्रतिलिपि उसको दी जाती है। लेकिन कई ऐसे रीजंस होते हैं, अभी देखेंगे, तो उन रीजंस की कारण या उन कारणों की वजह से जो केसबुक का और पासबुक का जो मिलान होना चाहिए बैलेंस का वो सेम नहीं हो पाता है, तो इस कारण से बीआरएस तैयार किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आगे। तो ग्राहक द्वारा बैंक में राशि जमा करवाने पर बैंक द्वारा ग्राहक का खाता क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राहक द्वारा राशि निकालने आहरण करने पर बैंक द्वारा डेबिट नाम पक्ष में लेखा किया जाता है और इसके अलावा बैंक अपने ग्राहक के खाते की नकल जिस पुस्तक के रूप में देता है उसे पासबुक कहते हैं। एंड बैंक हालांकि पासबुक के आम आदमी को भी मिलती है, जैसे अपन लोग हैं बैंक में जो भी खाता सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं या इसके अलावा जो भी अदर टाइप का कोई भी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक उसके रिगार्डिंग यानी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड रखने तो अपने को एक पासबुक देता है। ठीक है, तो पासबुक सभी लोगों के पास में रहती है। तो इसमें बता रखा है कि द बुक इन विच द बैंक प्रोवाइड्स ए कॉपी ऑफ इट्स कस्टमर्स अकाउंट्स इज कॉल्ड एज ए पासबुक। नेक्स्ट है if all transactions are correctly recorded in both books and cash book passbook on the same date then the cash book and passbook will be have the same balance। यानी इसमें एक बता रखा है कि यदि समस्त व्यवहारों का दोनों पुस्तकों जैसे आप रोकड़ बही है और पासबुक है, अगर उसमें उसी तिथि को एंड सेम डेट को अगर लेखा कर दिया जाएगा, यानी सेम डेट को अगर लेखा कर दिया जाएगा तो रोकड़ बही व पासबुक की राशि का समान राशि से मैच होगा, यानी इनमें इनके मध्य कोई किसी प्रकार का कोई वेरिएंस या बैलेंस नहीं रहेगा, तो फिर बीआरएस तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सामान्यतः दोनों पुस्तकों का शेष विपरीत होता है क्योंकि ग्राहक व बैंक का संबंध लेनदार व देनदार यानी क्रेडिटर एंड डेटर्स का होता है। इस कारण से सही कई बार कई सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, या तो बैंक को नहीं हो पाती है या व्यापारी को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इस कारण से वेरिएंस आता है पासबुक में और आपका जो कैशबुक है।
तो उस वेरिएंस को दूर करने या शेष को दूर करने हेतु बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। इसमें नेक्स्ट इंग्लिश में देखें तो बट जनरली द बैलेंस ऑफ बोथ द बुक्स आर opposite because the relationship between the customer and the bank is that of creditor and debtors। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें देख चुके हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे, यानी प्रैक्टिकल पहले तो बेसिक देखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल रूल्स देखेंगे, फिर बाद में यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे उस जो भी बीआरएस का है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है, दोनों पुस्तकों का शेष निम्न प्रकार से होगा, यानी जो दोनों बुक्स होती है, यानी बैंक के द्वारा तो बैंक की तो पासबुक होती है और जो व्यापारी होता है, मर्चेंट होता है, उसका कैश बुक होता है। तो इसमें बता रखा है कि इफ द कैश बुक हैज ए डेबिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस देन द पासबुक विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यदि रोकड़ बही का डेबिट शेष हो तो पासबुक का क्रेडिट शेष होगा। नेक्स्ट है, इफ द कैश बुक हैज ए क्रेडिट बैलेंस हियर देन द पासबुक विल हैव ए डेबिट बैलेंस। ठीक है, यानी यदि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष हो तो पासबुक का डेबिट शेष होगा। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है, यानी पहले देखते हैं कि कैश बुक का आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि सबको पता है जो भी आप पे कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। यानी कैश बुक एक तरीके से अगर डेबिट होगा तो अपनी संपत्ति है। ठीक है, और जो पासबुक होती है, पासबुक का बैलेंस होता है सीआर। हमेशा क्या होता है? सीआर। जरूरी नहीं हमेशा होगा, लेकिन नॉर्मली इनका बैलेंस होता है सीआर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई लाइबिलिटीज और ये हो गई अपनी संपत्ति। ठीक है, और अगर पासबुक का बैलेंस अगर सॉरी कैश बुक का बैलेंस अगर सीआर हो जाता है तो वो एक तरह से लाइबिलिटीज होती है, विपरीत हो जाता है, यानी ओवरड्राफ्ट हो जाता है। और अगर इसका बैलेंस अगर डेबिट हो जाता है पासबुक का, तो वो भी एक तरीके से लाइबिलिटीज या ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो इनको प्रैक्टिकल से देखेंगे जब पता चलेगा सही। अब नेक्स्ट है बैंक समाधान विवरण का मीनिंग क्या है। बैंक समाधान विवरण का अर्थ देखते हैं। तो रोकड़ बही व पासबुक की प्रविष्टियों में विभिन्न मदों में अंतर हो जाने व उनके कारणों को पहचानने एवं उन्हें दूर या उनका सुधार करने की प्रक्रिया को ही बैंक समाधान विवरण कहा जाता है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग discrepancies between entries in the cashbook and passbook, identifying their causes and reconciling them is called a bank reconciliation statement। नेक्स्ट है, इस प्रकार बीआरएस एक ऐसा प्रलेख या डॉक्यूमेंट है जो एक निश्चित तिथि पर अपने रोकड़ बही के शेष का पासबुक के शेष से मिलान या मैचिंग करने हेतु तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंक समाधान विवरण की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ बीआरएस क्या है। तो वर्ष के अंत में सामान्यतया यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अंतिम माह आपका मार्च होता है, तो वर्ष के अंत में जनरली 31 मार्च को 31 मार्च को जब व्यापारी अपना चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तैयार करता है तो उसके संपत्ति पक्ष यानी असेट साइड में बैंक शेष बताया जाता है। जैसे ही मान के चलो आपके 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो व्यापारी द्वारा खाते बंद कर दिए जाते हैं, तो लास्ट में बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो बैलेंस शीट में जो असेट साइड होती है, तो असेट साइड में जो केस होता है यानी आपका रोकड़ बही का जो बैंक शेष होता है, तो उसमें जैसे मान के चलो आपका 1 लाख रुपए की राशि दिखाई गई है। अब 1 लाख रुपए की राशि बैंक कॉलम में दिखाई, जो आपका असेट साइड में बैंक है तो बैंक शेष बताया जा रहा है, बट जो एक्चुअल में बैंक शेष आपके रोकड़ बही में दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है पासबुक में वो बैंक शेष कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस वेरिएंस को दूर करने हेतु बीआरएस तैयार किया जाता है। तो अतः इस स्थिति को बैंक में जमा राशि का शेष याद करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब हो सकता है राशि ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। दोनों पुस्तकों में अंतर होने पर ही बीआरएस तैयार किया जाता है। अगर दोनों आपका बैंक बैलेंस भी सेम है और आपका असेट साइड में जो बैंक है वो दोनों सेम है, यानी पासबुक के अकॉर्डिंग और असेट साइड के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आपका दोनों बैलेंस सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे बीआरएस तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड बीआरएस इज प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू बुक्स, यानी पासबुक और केस बुक। अब ये महत्वपूर्ण है, यानी अंतर के कारण देखेंगे, यानी कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण से बीआरएस तैयार किए करना जरूरी होता है, या जिसके कारण से पासबुक का यानी पासबुक का और केसबुक का मिलान नहीं हो पाता है। तो ऐसे कौन कौन से कारण है उसको देखते हैं। 7-8 प्रकार के रीजंस है, वो रीजंस कौन कौन से देखें।
ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट रीजन तो है आपका कि किस कारण से केसबुक का और पासबुक का मिलान नहीं हो पाता है, यानी व्यापारी द्वारा दिए गए चेकों का भुगतान प्राप्त नहीं करना, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ चेक्स ड्रॉन बाय द मर्चेंट। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापारी द्वारा दिए गए चेकों का भुगतान प्राप्त नहीं करना है, यानी व्यापारी द्वारा किसी को चेक दिया गया है लेकिन उनसे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो इस कारण से बीआरएस यानी जो पासबुक है और केसबुक में अंतर आएगा। नेक्स्ट है व्यापारी द्वारा संग्रह तो चेक जमा करना परंतु बैंक द्वारा राशि संग्रह नहीं कर पाना, यानी द मर्चेंट सबमिट्स द चेक फॉर कलेक्शन बट द बैंक फेल्स टू कलेक्ट द अमाउंट। यानी मान के चलो व्यापारी द्वारा संग्रह तो चेक जमा करवाया है, यानी व्यापारी को किसी ग्राहक से 1.5 लाख रुपया का चेक प्राप्त हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, परंतु बैंक द्वारा राशि जो व्यापारी के खाते में क्रेडिट करनी थी वो नहीं हो पाई है, यानी संबंधित व्यक्ति से वसूल करना था बैंक को, वो नहीं हो पाई है। तो व्यापारी ने तो अपनी कैशबुक में 1.5 लाख रुपया रिसीव कर लिया, ठीक है, यानी अपनी कैश में उसने तो प्राप्त कर लिया कि मुझे 1.5 लाख रुपये प्राप्त हो गया, लेकिन पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे जो व्यापारी को पैसा प्राप्त होना था वो नहीं हो पाया है, तो इस कारण से यहाँ पे वेरियंस आएगा। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर का रीजन है स्थायी आदेशानुसार बैंक द्वारा सीधे भुगतान करना एंड डायरेक्ट पेमेंट थ्रू बैंक अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी व्यापारी ने कोई बैंक को ऐसा आदेश दे रखा है कि मेरा जो भी एक्सेट्रा व्यापार का जो भी खर्चे होते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करना हो, मंथली करना हो या जो भी उनके मध्य एग्रीमेंट है उसके अनुसार बैंक को वो आदेशित कर देते हैं कि मेरा इस तारीख को या इस समय आप ऑटोमेटिकली मेरी बगैर अनुमति ही आप इन व्यक्ति को या इस संस्था को पेमेंट कर देना। तो बैंक ऑटोमेटिकली जैसे किसी को 10,000 रुपये किराया चुकाना है व्यापारी के आदेश अनुसार, अब वहाँ पे बैंक तो अपनी पासबुक में एंट्री कर देगा लेकिन व्यापारी को पता नहीं चलेगा, तो व्यापारी अपनी कैशबुक में एंट्री नहीं कर पाएगा, तो इस कारण से यहाँ पे वेरियंस आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्राहकों द्वारा सीधे बैंक को भुगतान करना डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स टू द बैंक, यानी जो व्यापार के ग्राहक होते हैं, डेटर्स होते हैं, अगर वो अपना पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट ही सीधे बैंक को भुगतान कर देते हैं, ठीक है। तो पासबुक में तो यहाँ पे एंट्री हो गई लेकिन व्यापारी को पता नहीं चल पा रहा है केस प्राप्त हुआ है नहीं हुआ, तो व्यापारी इसके संबंध में अपनी कैशबुक में एंट्री नहीं करेगा, तो यहाँ पे बैंक में एंट्री हो जाएगी पासबुक में लेकिन कैशबुक में नहीं होगी, तो इस कारण से यहाँ पे पासबुक और कैशबुक के बैलेंस में अंतर आएगा। नेक्स्ट है 5वें नंबर का रीजन है बैंक द्वारा ब्याज या कोई खर्चा वसूल करना इंटरेस्ट और एनी अदर चार्ज बाय द बैंक, यानी बैंक द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई ब्याज या कोई खर्चा या कोई पेनल्टीज वसूल की जाती है व्यापारी के अकाउंट से, तो इस संबंध में व्यापारी को पता नहीं चल पाता है कि अपने अकाउंट से बैंक ने कितना खर्चा वसूल किया है, तो व्यापारी अपनी कैशबुक में उसकी एंट्री नहीं कर पाता है लेकिन बैंक कर देता है, तो इस कारण से यहाँ पे कैशबुक में और पासबुक में अंतर आएगा। नेक्स्ट आपका 6ठा कारण बैंक द्वारा ब्याज की राशि जमा करना यानी क्रेडिटिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय द बैंक, यानी व्यापारी का जो चालू खाता होता है उसमें बैंक द्वारा हो सकता है ब्याज के रूप में राशि प्राप्त हुई हो या किसी अन्य रीजन से कोई पैसा प्राप्त हुआ हो, तो व्यापारी को इस संबंध में कैशबुक में व्यापारी एंट्री नहीं कर पाता है, उसको पता नहीं चल पाता है कि मेरे खाते में पैसा जमा हुआ है नहीं हुआ, तो पासबुक में एंट्री हो जाती है लेकिन कैशबुक नहीं हो पाती है, तो इस कारण से यहाँ पे अंतर आएगा। नेक्स्ट कारण है बैंक द्वारा व्यापारी की वजह से सीधे आय प्राप्त करना डायरेक्ट रिसिप्ट ऑफ प्रोसीड्स बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द मर्चेंट, यानी बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से सीधे राशि प्राप्त कर लेता है बैंक, व्यापारी को पता नहीं होने के कारण अपनी कैशबुक में एंट्री नहीं कर पाता और बैंक कर लेता है अपनी पासबुक में, तो इस कारण से यहाँ पे पासबुक में और कैशबुक में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है व्यापारी द्वारा बुनाए गए बिल चेक आदि का अनादरित होना यानी डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स चेक्स एक्सेट्रा डिस्काउंटेड बाय द मर्चेंट, यानी व्यापारी को किसी अन्य व्यक्ति से कोई चेक प्राप्त होता है, अगर वो किसी कारण से अनादरित या डिसऑनर्ड हो जाता है तो व्यापारी तो अपनी कैशबुक में उसकी एंट्री कर देता है लेकिन पासबुक में उसे प्राप्त राशि की एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे चेक डिसऑनर्ड हो चुका है, अनादरित हो चुका है, तो इस कारण से यहाँ पे बीआरएस बनाना जरूरी है या पासबुक का और कैशबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं होगा। नेक्स्ट है लास्ट देखते हैं गलत प्रविष्टि होने या अन्य को त्रुटि होने पर यानी इन केस ऑफ रॉन्ग एंट्री या एनी अदर एरर, अगर इनमें से ये कारण हो जाता है तो इस कारण से भी पासबुक तथा जो कैशबुक होती है उसका बैलेंस मैच नहीं हो पाता है, इस कारण से बीआरएस बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा बीआरएस क्यों बनाया जाता है और इसके सामान्य उपयोग क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके मेथड्स को देखते हैं, एनबीआरएस कितनी
टेक्निक्स के माध्यम से बनाया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण बनाने की विधियां है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी 2 प्रकार की विधियां हैं, 2 टाइप्स की यहाँ पे मेथड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपका रोकड़ बही के शेष से, यानी रोकड़ बही के शेष से एक तो बीआरएस बनाया जाता है और एक बनाया जाता है पासबुक के शेष से। ठीक है, तो रोकड़ बही का शेष तो नॉर्मली शेष होता है वो डेबिट होता है, पासबुक का सीआर होता है। लेकिन अब इसमें जरूरी नहीं कि जो आपको एग्जाम में जो प्रश्न दिया जाता है, हो सकता है रोकड़ बही का डेबिट शेष भी दे सकते हैं, क्रेडिट शेष भी एग्जाम में दिया जा सकता है, और इसी तरीके से पासबुक का सीआर शेष भी दे सकते हैं और क्रेडिट शेष भी आपको दिया जा सकता है। उससे आपको बीआरएस तैयार करना होगा। ठीक है, अब इनके बैलेंस को देखते हैं, शेष को देखते हैं। तो रोकड़ बही या कैशबुक के बारे में बात करें तो कैशबुक का डेबिट शेष होता है, क्या होता है, नाम शेष होता है। ठीक है, यानी नॉर्मली जो इसका शेष होता है वो डेबिट शेष होता है। अगर रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है, ठीक है, अगर रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है तो वो ओवरड्राफ्ट को दर्शाता है, यानी जो जमा राशि है उससे ज़्यादा विड्रॉल करते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकृत होता है। तो क्रेडिट शेष ओवरड्राफ्ट को दर्शाता है। ये तो हो गया आपके रोकड़ बही की बात। नेक्स्ट बात करें पासबुक की। पासबुक का जो बैलेंस होता है वो सीआर होता है, क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, और अगर पासबुक का आपका डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट को इंगित करता है, जो सेम इसका विपरीत होगा। यानी रोकड़ बही का जो आपका शेष होता है वो डेबिट होता है, अगर वहाँ पे क्रेडिट शेष दे रखा है तो वो ओडी को इंगित करेगा। और इसी तरीके से पासबुक का जो बैलेंस होता है वो सीआर होता है, और अगर वो डेबिट शेष पासबुक का दे रखा है तो वो ओवरड्राफ्ट को इंगित करेगा। ठीक है, यानी रोकड़ बही का डीआर बराबर पासबुक का सीआर बराबर होता है। अब बीआरएस बनाने की प्रोसेस देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस क्या है। अभी आप एग्जाम्पल को देखते हैं, यानी ऐसी कौन सी मध्य हैं जिनको घटाया जाएगा और ऐसी कौन सी मध्य हैं जिनको ऐड किया जाएगा, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी आप अगर एक के 4 तरीके से ये बनाया जाता है, यानी केसबुक का डीआर शेष या केसबुक का सीआर शेष या पासबुक का डीआर शेष या पासबुक का सीआर शेष, इन 4 तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अगर आप एक के मान के चलो, अगर आप केसबुक का डीआर शेष को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो बाकी के 3 शेष हैं उनसे आसानी से बीआरएस तैयार कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी मध्य हैं वो आपको माइनस करनी है, कौन सी ऐसी मध्य है जो आपको ऐड करनी है। तो फर्स्ट आपको जो बीआरएस है वो आपके दिमाग में सिर्फ आपको रोकड़ बही के डीआर शेष को ध्यान में रखते हुए पूरा काम ध्यान रखना आपको। यानी जो केसबुक होता है उसका शेष होता है आपका डेबिट। ठीक है, तो रोकड़ बही अगर बैलेंस आपका रोकड़ बही का डीआर दे रखा है, शेष दे रखा है, तो उस समय में जो भी मध्य आएगी तो ऐसी कौन सी मध्य जिनको ऐड करेंगे, ऐसी कौन सी मध्य जिनको माइनस करेंगे। अगर रोकड़ बही का डेबिट शेष है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल करेंगे पता चलेगा किस प्रकार से करेंगे। सर्वप्रथम केसबुक में बैंक खाने का डेबिट शेष रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि रोकड़ बही का अगर डेबिट शेष होने पर तो सर्वप्रथम जो आपकी केसबुक है उसमें जो बैंक खाने का डेबिट शेष है वो रखेंगे। जैसे आपका बैंक खाने का डेबिट शेष मान के चलो 5000 है, कितना 5000, वो रख देंगे। फिर उसमें से ऐसी कौन सी मध्य जिनको ऐड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो अगर रोकड़ बही का डीआर शेष है तो कौन सी मध्य उनको ऐड करेंगे। एक तो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी चेक आपने निर्गमित कर दिए बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं बैंक में किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने हेतु। तो ठीक है, तो इसमें आपने चेक तो इशूड कर दिए बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो आपकी जो राशि है वो यहाँ पे कम नहीं होगी, तो इस कारण से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, यानी बैंक द्वारा इंटरेस्ट और डिविडेंड प्राप्त कर लिया गया है तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रोकड़ बही का डेबिट शेष होने पर बात कर रहे हैं। फिर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक द्वारा इंटरेस्ट दिया गया है तो उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक बाय कस्टमर द्वारा अगर डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया गया है तो उसको ऐड कर देंगे। यानी ये जो उपरोक्त मध्य हैं 4 वो व्यापारी को प्राप्त होने वाली मध्य हैं, यानी उस व्यापारी को इससे पैसा प्राप्त हो रहा है, इसको ऐड कर देंगे। और इनमें से घटाने वाली मध्य कौन सी है वो देखें, यानी माइनस करने वाली मध्य हैं। यानी अगर केसबुक का डेबिट शेष होने पर अगर इन मध्यों को इस प्रकार से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है यानी माइनस करने वाली मध्य हैं चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी किसी चेक को भुनाने हेतु बैंक चेक को बैंक में जमा करवा दिया है लेकिन अभी तक वो संग्रहित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे अगर यहाँ पे केसबुक का डेबिट शेष आपका दे रखा है एग्जाम में प्रश्न में। फिर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, अगर बैंक द्वारा कोई अन्य चार्ज या इंटरेस्ट या ओडी पे कोई चार्ज लिया गया है तो उसको माइनस कर देंगे।
नेक्स्ट है अमाउंट पेड डायरेक्ट बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द केस बुक, यानी बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को यानी व्यापारिक आदेश के अनुसार भुगतान कर दिया है बट उसकी एंट्री अभी केस बुक में नहीं हुई है तो उसको माइनस कर देंगे, यानी व्यापार से पैसा जा रहा है। फिर अमाउंट ऑफ चेक्स बिल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, यानी चेक और बिल बैंक में जमा कराए गए हैं बट वो अनादरित हो गए हैं तो उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, उपरोक्त मध्य तो आपकी प्लस हो जाएगी, चाहे ए बी सी डी और ई एफ जी एच आपकी माइनस हो जाएगी अगर केसबुक का डेबिट शेष एग्जाम में देर का है या प्रश्न में केसबुक के डेबिट शेष स्टार्ट करेंगे वीआरएस बनाना, तो इस प्रकार से आपकी प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है इस प्रकार उपरोक्त समायोजन करने के बाद पासबुक का शेष याद हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका केसबुक का डेबिट शेष यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलो 5,000 रुपया है और जैसे जोड़ने पे आपकी 2,000 आपने माइनस जोड़ दिया, 1,000 आपने माइनस कर दिया, जोड़ने के बाद में यानी आपका 6,000 रुपया आ जाता है उदाहरण तौर पे, तो ये 6,000 बैलेंस होगा लास्ट वाला, वो पासबुक का शेष होगा। किसका किसका होगा, पासबुक का ये शेष आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सारांश देखते हैं, समरी देखते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में जो राशियां बैंक पासबुक में जमा है उन्हें रोकड़ शेष में जोड़ देना चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी अमाउंट्स है, जो राशियां बैंक पासबुक में जमा है उन्हें रोकड़ शेष में जोड़ देना चाहिए तथा जो राशियां पासबुक में नहीं है उन्हें रोकड़ शेष में से घटा देना चाहिए। यानी ये पूरी जो अभी तक बात की है उसका निचोड़ यह है, यानी इसे बता रखा है कि एज ए, इंग्लिश में बात करें, एज ए समरी कंक्लूजन यानी द अमाउंट्स विच आर डिपॉजिटेड इन द बैंक पासबुक शुड बी एडेड टू द added to the cash balance and the amount which are not in the passbook should be subtracted in minus from the cash balances। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखें, रोकड़ बही में बैंक खाने का क्रेडिट शेष होने पर, अगर रोकड़ बही में बैंक खाने का सीआर शेष प्रश्न में देर का है तो उससे आपको क्वेश्चन हल करना है, यानी रोकड़ बही में बैंक खाने का सीआर शेष ओडी होता है, जैसा कि अभी बात पहले कर चुके हैं। पर इस प्रकार से क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, यानी लास्ट में एक सारणी देखेंगे, सारणी से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो विस्तार से देख रहे हैं, फिर शॉर्ट में समरी के रूप में सारणी देख लेंगे। सारणी से आपको एक चाहे आप पासबुक का एक साइड का बैलेंस ध्यान रख लेना, चाहे केसबुक का ध्यान रख लेना, तो आपके पूरा बीआरएस उसी बेसिस पे बन जाएगा। तो अब इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, क्योंकि केस बुक के डेबिट बैलेंस से अपन बात कर चुके हैं, कौन सी मध्य है जो प्लस की जाएगी, कौन सी मध्य वो माइनस की जाएगी, वो तो डेबिट बैलेंस के हिसाब से है। अगर यहाँ पर रोकड़ बही का सीआर शेष देर का है तो जो केस बुक का डीआर बैलेंस से अपने ब्याज तैयार किया था उससे जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी ऐसे मध्य जो ऐड की गई थी वो इसमें माइनस हो जाएगी और वे मध्य जो माइनस की गई थी वो इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऐड की जाने मध्य है, उपरोक्त विवरण में क्रमशः ई एफ जी एच के मध्यों को जोड़ेंगे, यानी पहले माइनस की थी इसमें। ठीक है, यानी आइटम्स नंबर्ड ई एफ जी एच विल बी एडेड टू द अबोव डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट है कौन कौन सी ऐसी मध्य जिनको माइनस करेंगे, यानी उसमें डेबिट बैलेंस में केसबुक काम तो ए बी सी डी को अपन ने ऐड किया था, और इसमें अगर यहाँ पे रोकड़ बही का सीआर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको माइनस कर देंगे, यानी जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी सबट्रैक्ट आइटम्स नंबर ए बी सी डी फ्रॉम द अबोव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका विपरीत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पासबुक के शेष के आधार पर बीआरएस बनाना, यानी केसबुक के दो पक्ष देख सकते, एक डीआर पक्ष के आधार पर बनाना और एक आपका केस बुक के सीआर पक्ष के आधार पर आपका बीआरएस बनाना। अगर डीआर पक्ष में जो मध्य प्लस की गई थी वो सीआर यानी सीआर में माइनस कर देंगे और डीआर में जो मध्य माइनस की गई थी वो इसमें प्लस कर देंगे, यानी जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। अब पासबुक के शेष के आधार पर तैयार करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब आपको बताएगा एग्जामिनर कि रोकड़ बही के शेष के आधार पर आपको बीआरएस तैयार करना है या पासबुक के शेष के आधार पर आपको बीआरएस तैयार करना है, और उसमें रोकड़ बही का डेबिट शेष देगा या सीआर शेष देगा वो आपको बताएगा। और इस तरीके से पासबुक के आधार पर अगर पूछा जाता है तो आपको डीआर शेष देगा या सीआर शेष देगा वो आपको बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। अब पासबुक का सीआर शेष होने पर क्या है, यानी पासबुक का अगर सीआर शेष है तो उसके संबंध में आपको किस प्रकार से ट्रांजेक्शन करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज विशेष रूप से यही ध्यान रखनी है, यानी जो केस बुक का सीआर शेष है, यानी केस बुक का जो सीआर शेष है सेम पासबुक का सीआर शेष होगा। क्या होगा, यानी केस बुक का जो सीआर शेष है वो सेम पासबुक का सीआर शेष होने पर ट्रीट किया जाएगा।
तो इसमें ऐड होने वाली मदें आपकी EFGH की मदों को जोड़ेंगे, जैसा कि केस बुक में CR में जोड़ा गया था। और इसके अलावा जो माइनस की जाने वाली मदें हैं ABCD की मदों को घटाएंगे। ABCD EFG का मतलब है जो उपरोक्त सारणी के बारे में बात कर चुके हैं वो वाली मदें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पासबुक का डेबिट नाम शेष होने पर क्या है, अगर पासबुक का डेबिट नाम शेष है तो जस्ट जो केस बुक, आपकी जो केस बुक थी, केस बुक में आपने जो डेबिट बैंक डेबिट बैलेंस के हिसाब से आपने PRS तैयार किया जाता है, सेम यहाँ पे फॉलो होगा। तो ऐड की जाने वाली मदें आपकी ABCD की मदें ऐड हो जाएगी और माइनस वाली जो EFGH की मदें हैं उनको यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो इसका कहने का सीधा सा फंडा यह है, अगर केस बुक का DR बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है तो पासबुक का भी अगर DR बैलेंस से स्टार्ट किया जा रहा है तो सेम होगा। और अगर यहाँ पे केस बुक का अगर CR बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पासबुक का भी जो CR बैलेंस होगा वो दोनों सेम होगा। यानी इसमें बता रखा है कि संक्षेप सार देखें तो केस बुक एंड रोकड़ बही का DR शेष तथा पासबुक का DR शेष की मदें दोनों समान होगी। अगर रोकड़ बही का DR शेष से स्टार्ट करवा रहा है और अगर, ठीक है, यानी रोकड़ बही के DR शेष से अगर BRS बनाना है तो जो मदें आएगी वो सेम मदें पासबुक के DR शेष से बनाएंगे तो दोनों की सेम रहेगी। और इसी तरीके से अगर रोकड़ बही के CR शेष से BRS तैयार करना है तो सेम स्थिति पासबुक का जो CR शेष होगा उससे भी सेम मदें समान होगी। यानी सीधा मतलब यह है कि केस बुक का DR बैलेंस बराबर पासबुक का DR बैलेंस की मदें समान होगी। और इस तरीके से जो आपकी रोकड़ बही है उसका CR शेष तथा पासबुक का CR शेष की मदें समान होगी। ठीक है, अब सारणी शेषों के आधार पर देखें, अब इस सारणी को देखते हैं। यानी थोड़ा वीडियो अब आगे आपका प्रैक्टिकल आएगा। सारणी एक, इसमें एक इस है आपकी टेबल दे रखी है, यानी इस टेबल को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और फिर बाद में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी थ्योरेटिकल और जो बेसिक विधियाँ हैं वो देख चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका उसमें आपका प्रैक्टिकल और जो टेबल्स है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट आपका सारणी 4 शेषों के आधार पर तैयार करेंगे, यानी पासबुक का DR और CR और साथ में केस बुक का DR और CR के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यानी क्योंकि प्रैक्टिकल आपका चैप्टर है। ठीक है, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन आपके अगर इसमें कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से BRS तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका जो बनेगा उसमें BRS का प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।